सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ ओसीएम चैप्टर नंबर 1 जो लास्ट ईयर में रिड्यूस सिलेबस का पार्ट था। इस साल उसके बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस है। चैप्टर नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर का हमारा पार्ट है दोस्तों, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। उसको मैं आपको अभी समझा दूंगा और आपका लर्न भी हो जाएगा। पहले तो अगर मैं टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूं तो इसे लर्न कैसे करना है सर, समझिए दोस्तों। अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन सम मेजर टेक्निक्स ऑफ क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या है करके, तो आपको पता है एफडब्ल्यू टेलर ने बहुत सारे टेक्निक्स दिए। अगर इसकी मेमोरी टेक्निक की बात करूं, टोटल 6 टेक्निक्स दिए हैं। उसमें एक वर्ड हमने बना लिया है WS। अब WS का एक हार्ड डिस्क अगर आता है, आपको अगर पता होगा तो एस स्क्वायर 3 पॉइंट बनेंगे और FD करके टोटल 6 पॉइंट आते हैं। वर्क स्टडी, पहले W से है वर्क स्टडी। वर्क अभी डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले इसका मेमोरी टेक्निक सुन। WSFD। डब्ल्यू क्या है सर? वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में 4 सब पॉइंट आएंगे, जिसको मैंने ATM जैसे होता है वैसे FTM बना दिया। F से फैटिक स्टडी, T से टाइम स्टडी, M से मोशन स्टडी और M से क्या आपका मेथड स्टडी करके। तो ये वर्क स्टडी के अंदर के 4 कंपोनेंट हो गए। मेन हेडर था वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में 4 बात FTM, फैटिक स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, सब मैं आपको बता दूंगा। ये होने के बाद आप जाओगे एस पे। 3 एस है। पहला स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, एक्सप्लेन में करूंगा इसे। दूसरा साइंटिफिक टास्क सेटिंग, कि आप लोगों को किस प्रकार से अगर अच्छा इफेक्टिवली काम करना है तो कैसे टास्क को सेट करना है, तो साइंटिफिक तरीके से सेट करो। तो एस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन था। एक एस से साइंटिफिक टास्क सेटिंग, एक एस से साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, इसमें एग्जांपल यूजुअली देता हूं। यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम पास होने के बाद भी उन्हें 6-1 महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेन किया जाता है हर तरीके से कि चीजों को कैसे हैंडल करना है, राइट। गन्स कैसे चलानी है, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट पुलिस हो गई चलो भाई जाओ वर्दी पहना दी, नहीं सर। तो साइंटिफिक तरीका क्या होगा, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो 3 एस हो गए। एक से क्या था, एस से सर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, तो एस से स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। 2 एस साइंटिफिक है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, और एक एस से साइंटिफिक सिलेक्शन एंड व्हाट, ट्रेनिंग। एंड FD, एफ से है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है सर, आराम से पढ़ लो। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में मैं बाद में तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन ये पॉइंट अभी मैं आपका खत्म करना चाहूं तो प्लानिंग लेवल पे क्या चीज होनी चाहिए और इंप्लीमेंटेशन लेवल पे क्या होना चाहिए। प्लानिंग मतलब जो टास्क बनाते हैं, जो ये कि लॉन्ग टर्म का सोच के कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम है, तो वहां पे क्या आप ध्यान दोगे फंक्शनल लेवल पे। तो देखो उन्होंने कहा है एक गैंग बॉस बनाइए जो ये देखेगा कि एक्चुअल कैसे काम चल रहा है, एक्चुअल गेट्स वर्क डन। स्पीड बॉस बनाइए जो इंश्योर करेगा दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम। रिपेयर बॉस बनाइए जो हैंडल करेगा सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म। तो ये आया था देखो रिपेयर बॉस बहुत बार ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में। एक इंस्पेक्टर बनाइए दैट इंश्योर दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। तो आपने देखा कि सर इंप्लीमेंटेशन लेवल पे 4 बॉस है, एक गैंग बॉस, एक स्पीड बॉस, एक रिपेयर्स बॉस और एक इंस्पेक्टर। गैंग बॉस का काम क्या है सर, देखना कि एक्चुअल काम कंप्लीट हो जाना चाहिए करके, सिंपल सी बात है, ज्यादा विषय नहीं। स्पीड बॉस क्या करेगा, इंश्योर करेगा दैट वर्क कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम, तो स्पेसिफाइड टाइम स्पीड बॉस। रिपेयर बॉस क्या करेगा, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस हैंडल का मैकेनिज्म देखेगा। और इंस्पेक्टर का क्या काम है सर, तो इंश्योर दैट वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है क्या, ये इंस्पेक्ट करने का काम इंस्पेक्टर का है। 4 हो गए सर इंप्लीमेंटेशन लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट देखो अभी मैंने कर दिया, मेमोरी टेक्निक तो बता रहा हूं मैं। लेकिन एक पॉइंट आया एफ से था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंटेशन लेवल पे 4 बॉस देखे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ओके, और आगे जाते हैं सर। प्लानिंग लेवल पे क्या है, रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है एंड डिसिप्लिन है। 4 बातें सर, समझो अभी इसको। ओके, रूट क्लर्क का काम क्या है समझते, लर्न देखो बाद में करेंगे लेकिन समझते। रूट क्लर्क मतलब क्या, टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर। सपोज 2 3 4 मशीनरी है, तो एक मशीनरी से दूसरे मशीनरी पे काम कैसे मूव करना है, ये कौन बनाएगा, रूट क्लर्क, रूट सेट करके देगा। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करेगा,
रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। ओके, तो इंस्ट्रक्शन देने का काम है भाई। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा? डिटरमाइन टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट, कि कितने टाइम में काम कंप्लीट होना चाहिए, वर्क शुड बी कंप्लीटेड, और कितना खर्चा आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो भाई सिंपल सी बात है, नाम में ही सर इनका एक्सप्लेनेशन भी है कि टाइम क्लर्क क्या करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कितना टाइम लेगा, कितना कॉस्ट लेगा, ये डिसाइड करेगा। डिसिप्लिन, इंश्योर दैट वर्कर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल्स, तो रूल्स के हिसाब से काम करेंगे, तो डिसिप्लिन सर। लेकिन याद रखना था प्लानिंग में, अच्छा ये देखो इंप्लीमेंटेशन लेवल पे बॉस आएंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, और कौन सा? इंस्पेक्टर। और प्लानिंग लेवल पे क्लर्क आएंगे, रूटीन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट वाले क्लर्क, और क्या? डिसिप्लिन। बस इतनी बात हो गई। तो ये बड़ा पॉइंट जो इस, मतलब यही बड़ा पॉइंट है सर, बाकी तो छोटे छोटे पॉइंट्स देखो। डिफरेंशियल, डी से था डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, खत्म हो जाएगा सर। अभी देखो आराम से आप जुड़े हुए हो इतना, शायद बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पे आते ही ना छोड़ देते हैं, वापस से मैं कराऊंगा, लेकिन मेन मेन अभी समझिए कहानी क्या है सर। अगर पेपर में साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स पूछे गए, तो आपको पता है मेन कीवर्ड क्या है? WSFD। एफ से था फंक्शनल वाला पॉइंट, ये जो हमने देखा, सी दिस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। डी से था क्या? डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। पहले हेडर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लो। एफ से क्या था, एक बार रीड करो बेटा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और डी से क्या था? डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान अंदर कैसे लिखना है बताओगा, एफडी हो गया। ओके, डब्ल्यू एस से क्या था बताओ? डब्ल्यू से था सर वर्क स्टडी, और डब्ल्यू में 4 पॉइंट है, क्या? फैटिक स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, और बोलो मेथड स्टडी। एवरीवन क्लियर है? यस सर। इसमें 3 है, पहला तो स्टैंडर्डाइजेशन है टूल्स एंड इक्विपमेंट का, फिर साइंटिफिक क्या? सेटिंग, टास्क सेटिंग, और साइंटिफिक क्या है मालिक? सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो क्या आपका ये चीज कंप्लीट हो गया क्या? इतने हेडर्स याद आएंगे क्या? हाँ सर, अगर हेडर्स आएंगे तो हम लोग फटाफट जो छोटे पॉइंट है पहले उसको कंप्लीट कर देते, ताकि आपको लगे हाँ बड़ा क्वेश्चन ना बहुत अच्छी तरीके से हमने कर लिया। जैसे कि एस से हमने ये तो देख लिया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वापस में एक बार पढ़ूंगा, और मेरे साथ ही खत्म करने की आप भी कोशिश कीजिएगा करके दोस्तों। चलो, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान क्या है उसको समझते हैं। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन समझते हैं ना, सैलरी, वेजेस। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन स्टैंडर्ड आउटपुट। देखो सर, लर्न करना वो आपके प्रोसेस का काम है, हो जाएगा, लर्न होना है तो पहले समझो कि हर वर्कर को उसके काम के हिसाब से ना प्रॉपर सैलरी तो मिलना ही चाहिए। जो टेलर, FW टेलर ने क्या सजेस्ट किया? सजेस्टेड द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, हायर रेट आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉय हु कंप्लीट द वर्क मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी अंडर दिस सिस्टम। On the other hand, if employee performing below the standard, he shall be given lower rate of wage. These techniques motivate employee to attain high standard performance and earn wages, that is remuneration, and at higher rate. तो आपको समझा देता हूं। पहले तो ये डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान किसने बनाया है? किसका टेक्निक है सर? FW टेलर का। दूसरी बात, अगर हमने ये कहा कि 1 घंटे में 8 प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, एक एक एम्प्लॉय 1 घंटे में 8 प्रोडक्ट बनाएगा। कोई अगर 12 प्रोडक्ट बना रहा है जो स्टैंडर्ड से एक्चुअल ज्यादा है, तो इन्हें क्या करो? ज्यादा वेजेस दो। परफॉर्मेंस ज्यादा है तो पगार भी ज्यादा देना, क्योंकि जो टाइम बोला उसके हिसाब से उन्होंने ज्यादा काम किया। लेकिन जो भी आराम ही कर रहे थे, 4 ही प्रोडक्ट्स बनाए, एकदम आराम से जिंदगी चल रही है, तो इनको पनिशमेंट भी मिलेगी। कम काम किया तो देखो, बिलो स्टैंडर्ड अगर काम किया, ही शैल बी गिवन लो रेट ऑफ वेज, तो उन्हें उतना पगार जो रेम्यूनरेशन है वो कम मिलेगा। सिंपल सी बात थी। आई होप आपको ये चीज समझी रहेगी करके। एवरीबॉडी यस और नो? यस। तो इतने पॉइंट तो आपके क्लियर हो जाने चाहिए इसके। चलो, और एक चीज है, जस्ट अ मिनट, ये तो देख लो। जस्ट ये वाला पॉइंट पढ़ो, चलो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, क्विक फटाफट रीड करो। एक छोटा सा टेक्निकल इश्यू में चेंज करो। ओके, डन हो गया। चलो, तो डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान समझा बेटा? अपने हिसाब से लिखा तो भी चलेगा कि स्टैंडर्ड, देखो भाई किसने लाया? टेलर जी ने पॉइंट लाया, जो ज्यादा काम करेगा उसे अच्छा, स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ज्यादा काम करेगा उससे ज्यादा वेज रेट मिलेंगे, और जो कम काम करेगा उसे कम वेज रेट मिलेंगे, इतना लिखा तो भी चलेगा।
उसके ऊपर क्या था सर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, हमने देख लिया प्लानिंग लेवल और क्या है इम्प्लीमेंटेशन लेवल, वो समझ भी लिया। सर क्या है इन दिस कंसेप्ट टेलर प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। दो बातें हैं सर, क्या उन्होंने कहा कि प्लानिंग अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है। लर्न नहीं करना है, समझ लेना है कि किसको किससे सेपरेट किया है, प्लानिंग को अलग रखा है, इम्प्लीमेंटेशन को अलग रखा है। दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज बाय डिफरेंट पीपल। प्लान बनाने वाले अलग है, काम करने वाले अलग है, ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही होता है। Thus, every worker will supervise by two different set of supervisor. He recommended total 8 foremen control the various aspect of production. They are categorized as follow. तो प्लानिंग लेवल पे कुछ है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कुछ है। आप देखिए इस चीज को समझिए, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। According to Taylor, with help of the proper division of all activity into planning and what implementation management can effectively achieve require performance. तो भाई ये चीज तो आप अपने हिसाब से लिख दो, लर्न करो मत। आपको सिर्फ ये देखना था कि प्लानिंग लेवल पे कितने पार्ट है, 4। रूट क्लर्क, उसके बाद बेटा क्या था, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड लास्ट वन क्या था, डिसिप्लिन। और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बॉस थे, क्या, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। नाउ चलो सर 2 पॉइंट हो गया, अब एस वाले पॉइंट पे जाते हैं। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सर ये अगर याद रहेगा अंदर क्या लिखना है, देखो, मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर। ये लाइन तो देखो दोस्तों, बहुत ज्यादा लर्न करना ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, बट आप समझो तो भी लिखते आएगा। पॉइंट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। क्या वर्ड आया, मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ठीक है, बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर। कैसे, it need to fix job specification as per the requirement. Employee are selected according to predetermined standard in an क्या impartial way, कोई भी partiality नहीं होना चाहिए सर। After selection, management should provide the proper training program to increase their efficiency. माना कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन आप अगर टाटा में जा रहे हो, टाटा कंपनी में जा रहे हो, तो वो आपको सीधा नहीं काम पे रख देंगे। वो बोलेंगे सर 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड लीजिए, हम आपको बताएंगे हमारी कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, हमारी कंपनी चलती कैसे है। तो आप लोग अगर उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे तो उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा। सर काम सबको आता है करना, बट काम करने का सही तरीका सिखाएगा जो, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो साइंटिफिक ट्रेनिंग में इतना ही लिखना कि राइट पर्सन एट राइट जॉब यूजिंग साइंटिफिक क्या सिलेक्शन प्रोसीजर, और अंदर आप लिख सकते हो कि पहले तो काम का तरीका क्या है वो स्पेसिफिक रखो एंड सो ऑन, बाकी चीजें ठीक है, ट्रेनिंग दे देना उनको। साइंटिफिक टास्क सेटिंग सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर ने एम्फसाइज किया मतलब जोर दिया किस पे सर, द नीड फॉर फिक्सिंग फेयर डे वर्क्स। दिन में एक्चुअली कितना काम मिलना चाहिए, कितना काम किस तरीके से करना चाहिए। Scientific work setting is important to prevent the employee from doing much below their capacity. By using this techniques, employee will complete the task according to standard given and management can keep proper control on optimum utilization of what beta workforce. तो क्या हो जाता है, एक चीज तो करो, साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट मतलब रोकना, द एम्प्लॉय फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। अगर एक बंदा 1 घंटे में 12 प्रोडक्ट्स बना सकता है और तुम उसको कुछ मेथड, अरे वो तो आपके पास काम के लिए आया है, आप तो कंपनी हो ना, आप तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप उसे समझाइए बेटा तू इस गलत तरीके से काम कर रहा है, एक काम कर, हम साइंटिफिक कितना काम हो सकता है तुमको मैं टास्क सेट करके देता हूं, और उतने टास्क के हिसाब से तुम ये काम कंप्लीट कर लो, होना ही चाहिए करके, ना उससे ज्यादा क्योंकि तुम कर नहीं कर सकते साइंटिफिकली, लेकिन उससे कम भी मत करो क्योंकि इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम। ये साइंटिफिकली प्रूव है, ये सारा हमने स्टडी करके ही डिसाइड किया हुआ है करके। तो टास्क भी कैसा सेट होना चाहिए, साइंटिफिक। ओके आगे सर, स्टैंडर्डाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 5 पॉइंट खत्म होगी दोस्तों आपके। विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है, कंडक्ट एट वर्क प्लेस, टेलर एडवोकेट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। Standardized working environment and method of production help to reduce what beta spoilage and waste of material. Cost of production भी कम हो जाता है, fatigue कोई confusion नहीं रहता amongst the worker and it improves quality of work. तो standardization tools and equipment का मैं example बहुत बार देता हूँ। अगर आपने कबीर सिंह मूवी देखा रहेगा तो उसमें एक सीन है, सीन ये है सर कि जो हीरो है मूवी का शाहिद कपूर, वो बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना कि दारू वारू पिया रहता है और नशे में रहता है और फिर भी ऑपरेट करता है कुछ तो उस ऑपरेशन के दरमियान जो पीछे नर्स आपको दिखे, मैं क्यों ये विजुअलाइज कर रहा हूं ताकि आपको समझे,
जब वो ऑपरेशन थिएटर में सारे इक्विपमेंट जो नर्सेस पीछे बनो कि पर्टिकुलर हर चीज का सर्जरी का मतलब हार्ट का सर्जरी हो या जो भी ऑपरेशन हो, तो उनके इक्विपमेंट एक सही सीक्वेंस में रखे होते हैं, स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में रखे होते हैं। ऑर्डर पे बहुत बार ये एग्जांपल देता हूं। और कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट लगने वाले हैं स्टैंडर्डाइज वही रखे सर, 10 चीजें नहीं लाके रखेंगे वहां पे। समझिए इससे क्या हो जाएगा कि उसका टाइम नहीं जाएगा भाई कौन सा इक्विपमेंट लो, इससे मतलब बहुत दिया भाई बोले ऑपरेशन करना है, सीजर दो, और उन्हें 10 प्रकार के दे दिए, जबकि एक ही प्रकार का वहां पे चाहिए था। तो आपको पता है कि इस काम में क्या चीज लगेगी वही वहां पे रखो, आपका अननेसेसरी टाइम बच मतलब वेस्ट होना बच जाएगा, आपका कि कंफ्यूजन बच जाएगा कि क्या चीजें लूं क्या नहीं। तो एक चीज रखो स्पेसिफिक। आप लोगों ने विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, टेलर ने एडवोकेट किए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ व्हाट बेटा टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड स्टैंडर्डाइज वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प टू रिड्यूस क्या स्पॉइलेज, ये याद रख लेना। स्पॉइलेज रिड्यूस किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ, कंफ्यूजन रिड्यूस हुआ, इतना ही रखा तो भी खत्म। तो सर साइंटिफिक मेथड के हमारा टेक्निक था WSFD। W से तो था वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में 4 बातें हैं, फैटिक स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, लेकिन वो तो अभी करना है। S से 3 बातें थे, स्टैंडर्डाइजेशन समझा, टूल्स एंड क्या इक्विपमेंट का, साइंटिफिक क्या सेटिंग टास्क, उसका साइंटिफिक क्या ट्रेनिंग एंड जो भी आपका का सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग वाला विषय। F से था क्या सॉरी हाँ, एफ से क्या पॉइंट था हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 2 पॉइंट थे, एक प्लानिंग वाला और एक इंप्लीमेंटेशन वाला। और आपका डी से था डिफरेंशियल पीस रेट वेज वेज प्लान करके। और लास्ट पॉइंट रह गया दोस्तों आपका, दैट इज वर्क स्टडी। अब आप कहोगे कि सर हमने सबसे पहले अगर टेक्निक्स आया ही तो हमने वर्क स्टडी को बाद में लिखा और पहले ये पॉइंट लिख दिए तो हमारे 6 में से 5 पॉइंट तो बन जाएंगे, क्या हमको मार्क्स मिलेंगे? मिलने ही चाहिए दोस्तों। लेकिन फिर भी आपको अगर 4 मार्क्स के लिए सवाल आया तो आप इतना बड़ा आंसर नहीं लिख सकते। वहां पे आपको ऐसे ही सपोर्ट सहारा लेना पड़ेगा और इस तरीके से जितना शॉर्ट में और प्रिसाइज हो लिख सकते हो उतना आपको लिखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज वर्क स्टडी? बिफोर असाइनिंग द वर्क टू अवेलेबल वर्कफोर्स, जो आपके पास लोग हैं उनको काम देने से पहले प्रॉपर वर्क स्टडी शुड हैव बीन डन बाय द मैनेजमेंट। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एंड व्हाट क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटी, ये छोड़ दो इतना कुछ लिखना नहीं। वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिक स्टडी। अब एक एक पॉइंट को सिर्फ समझना है और आगे बढ़ना है। व्हाट इज टाइम स्टडी? इतना बड़ा पैराग्राफ है, लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझ लो, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। It is techniques of observing and recording the time taken by employee to complete a given task। तो क्या है सर, ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय को काम देने के बाद वो कितने टाइम में उसे अच्छी तरीके से कंप्लीट करेगा। और बहुत सारे लोगों को मैं स्टडी कर रहा हूं। With the help of time study, precise time required for each element of work is determined। तो ढूंढा जाएगा टाइम स्टडी के हिसाब से कि एक काम करने को कितना वक्त लगता है। It is the technique used for fixing the standard time required to do a particular task under the given condition, and it is useful to measure the efficiency of employee and control the cost of work। तो हमने क्या किया, एक सही ढंग से सुपरवाइजर रखा कि भाई सुपरवाइजर के अगर वहां पे सुपरवाइजर खड़ा है तो एम्प्लॉय कोई भी टाइम पास नहीं करेगा और सही ढंग से काम करेगा। तो अंडर सुपरवाइजर वो अगर एम्प्लॉय 8 घंटे वहां पे सुपरवाइजर खड़ा रहा बिना टाइम पास किए, जेन्यूनली अगर एम्प्लॉय काम करता है तो 1 घंटे में वो 8 प्रोडक्ट बनाता ही हमने देखा। तो हमने टाइम स्टडी रिकॉर्ड कर लिया कि भाई हाँ सही ढंग से अगर करे, एक बंदे को वहां पे खड़ा किया जाए, जेन्यूनली बंदा काम करे तो इतने टाइम में इतने प्रोडक्ट होते। तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। तो इससे हेल्प क्या हुआ, अगर हम नहीं भी है तो भी हमको पता है कि इस कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में इतना तो होना ही चाहिए, दैट इज व्हाट टाइम स्टडी। तो ये इसका पहला बेनिफिट। दूसरा मेथड स्टडी। मेथड में क्या है देखते हैं सर। देर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ व्हाट कंप्लीटिंग द टास्क। अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं मुझे नासिक से मुंबई जाना है तो हो सकता है वहां पे अल्टरनेटिव 3-4 रास्ते हो मुंबई जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक रास्ता बहुत ही कम डिस्टेंस का है लेकिन बहुत ज्यादा गड्ढे उस रास्ते पे। तो गाड़ी लेके जाना ना वहां पे मतलब ऐसा है कि आप टाइम बचाने जाओगे लेकिन जब ज्यादा गड्ढे रहेंगे तो आपकी गाड़ी स्पीड पे नहीं चलेगी और गाड़ी खराब अलग से होगी। एक रास्ता बहुत ज्यादा मतलब उससे थोड़ा दूर है लेकिन बहुत ज्यादा ना वहां पे क्या कहते हैं कि ट्रैफिक रहता है। और एक रास्ता थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा लेकिन ट्रैफिक नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है, स्पीड से जा सकते हो और जल्दी भी पहुंच जाओगे। तो हर काम करने के ना अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। देर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग टास्क
फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव नीड आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग क्या बेटा पर्टिकुलर जॉब, कि आपको अगर सही ढंग से कम कॉस्ट में ज्यादा अच्छा काम करना है तो आपको सही तरीका ढूंढना पड़ेगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट बट चैलेंजिंग टास्क फॉर मैनेजर. इट हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल एंड व्हाट इंप्रूविंग द यूटिलिटी. कितना सिंपल. अगर आपने ये कर लिया तो आपका टाइम बचेगा, यूटिलिटी बढ़ेगी, सारी बातें. ऑफ योर रिसोर्सेज एज पर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव. It is helpful in determining the methods for what handling raw material, transportation, inspection and storage. सर ये वापस उसी का पार्ट एंड पार्सल है कि ये क्यों हेल्पफुल हो जाएगा कि आप रॉ मटेरियल को कैसे हैंडल कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया वो किस तरीके से चल रहा है, इंस्पेक्शन, स्टोरेज वगैरह वगैरह वगैरह. इतना याद नहीं रहेगा, सिर्फ इतना याद रखना, देयर इज ऑलवेज वेरियस मेथड और आपको बेस्ट मेथड सिलेक्ट करनी ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए. इतना पॉइंट लिखा तो भी चलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे. मोशन स्टडी क्या है सर, पढ़ लेते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लें. द स्टडी रिक्वायर्ड मोशन मीन्स, इतना याद रखो, मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग पर्टिकुलर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोस्तों वीडियो के शुरुआत में सौरव गांगुली को आपने देखा रहेगा, बहुत बच्चों को लगता है सर एडिटेड है क्या, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इतनी हिम्मत किसी की नहीं होगी और अगर की किसी ने तो फिर बहुत बड़े लेवल के लीगल एक्शंस हो गए, तो बट ऑब्वियस सी बात है तो फेक तो नहीं है. सौरव गांगुली जी लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते थे, अगर उनको उनका कोच कहे कि राइट हैंड से बैटिंग करो, नहीं कर पाएंगे. जो लेफ्टी है उनको बोलो राइट हैंड से काम करो सर, वो उनका काम का स्पीड और इफिशिएंसी कम हो जाएगी. तो ऐसे ही तो रहेगा ना, अभी गांगुली को अगर राइट हैंड से बैटिंग करने को बोला जमेगा नहीं, बैट्समैन को अगर आप बॉलिंग करने को बोलोगे तो प्रॉब्लम है सर. तो साइंटिफिक तरीका है कि आप देखो उसके ज्यादा पावर अगर लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड से बैटिंग करे, बहुत सारी मैचेस जिता के देगा. वो समझना, उनको वो वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना कि हाँ आपका ये इफिशिएंसी इस हिसाब से काम कीजिए, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा है. तो इंप्लॉय भी अगर काम कर रहे हैं तो आपने इस तरीके से मशीन, उस तरीके से वर्क इन्वायरमेंट देना है कि वो उनके हिसाब से क्या सही रहे सर. इट हेल्पफुल इन एलिमिनेट करना मतलब हटा देना अननेसेसरी मोशंस एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग व्हाट पर्टिकुलर जॉब. इट इज ऑल्सो हेल्प इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी. इतना तो लिखना ही है सर कि इंप्रूवमेंट तो होगा प्रोडक्शन कैपेसिटी में, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस में, ये तो आप हर पॉइंट में लिख दो. मोशन टेक्निक इज यूज्ड टू known whether the same element of job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of task. कि हम कुछ इसमें से एलिमेंट्स हटा दे, ये जरूरी नहीं है, तो या तो उसका सीक्वेंस चेंज कर दें. समझ में आया? जैसे एक सिंपल सी बात बताता और इस एग्जांपल को समझिए, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा चलेगा लेकिन ना वो समझ जाना चाहिए. मोशन स्टडी में क्या हो रहा था, ये एग्जांपल देखिए शायद आपको बहुत अच्छे से समझ जाए. प्लेस ए से लेके प्लेस बी, यहां से बहुत सारी ईंटें उठानी थी और यहां पे लेके जानी थी, बराबर. 10 लोग थे मेरे पास काम करने को, या 5 ही लोग थे पकड़िए. एक बंदा यहाँ पे आता था, 10 ईंटें उठा के लेके जाता था, रखता था, वहां से खाली हाथ चलते वापस यहाँ पे आता था, 10 ईंटें सर पे रखता था, जाता था. ऐसे 5 लोग कर रहे हैं. फिर मोशन स्टडी वाला बात आया, मैंने बोला एक काम करो, क्यों थक रहे हो भाई, इतना बोझा उठा के जाना, फिर वहां से बी पॉइंट से ए पॉइंट पे वापस चलते आना और बहुत डिस्टेंस है ऐसे सब. मैंने कहा एक काम करो, तुम 5 लोग हो, यस, एक ना चेन में खड़े हो जाओ, और यहाँ पे और 2 लोग. तो अब मैंने क्या कहा कि आप लोग या 5 7 10 जितने भी लोग हैं, अब आप जाओ मत इतना बोझा उठा के, यहां से ना चेन में पास करो ईंटें एक दूसरे को. तो अगर आपने ऐसे एक दूसरे से वो पास पास करते हुए, काम का स्पीड भी बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो कम हो जाएगा, जो एम्प्लॉय थक रहे थे वो कम हो जाएगा. तो सर आप देखो जो काम 10 घंटे में कंप्लीट हो रहा था वो 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा. व्हाट स्टडी मालिक, मोशन स्टडी. इस चीज को समझिए कि आपने मूवमेंट को बदल दिया, सीक्वेंस को बदल दिया, उससे आपका काम ही बदल गया. फैटिग स्टडी क्या है सर, देखो जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स, तो एकदम सिंपल है, ज्यादा घंटे का काम लोगों को नहीं देने का करके. लॉन्ग वर्किंग आवर विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हैवी वर्किंग टूल्स एंड व्हाट पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू व्हाट फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस. 10 12 12 घंटे काम करा रहे हो, बहुत प्रेशर है, तो भाई उसको फिजिकल स्ट्रेस आएगा, मेंटल स्ट्रेस आएगा, बीमार हो जाएगा और जितना काम हो रहा था उतना भी वो कर नहीं पाएगा करके फैटिग. बट ऑब्वियस इससे क्या क्रिएट होगा, यही चीज होगी कि सर बंदा डिप्रेशन में ही जाएगा. It has adverse effect on the health and what efficiency of employee. The study fatigue steps into reduce what level of fatigue is very important to maintain optimal operation of the what employee. बेटा तो एक सिंपल सी बात थी, टेक्निक्स हमने खत्म कर दिया. फैटिग में याद रखना कि ज्यादा वर्किंग लोड दिया तो अननेसेसरी हेल्थ और इफिशियंसी दोनों पे एडवर्स मतलब बुरा इफेक्ट जाएगा. तो प्रॉपर काम अलोकेट करना है विद प्रॉपर ब्रेक्स करके, एंड दैट्स इट, डन हो गया सर. क्वेश्चन क्या था, साइंटिफिक स्टडी. चलो मुझे बताओ उसमें क्या याद रखोगे आप.
आप मेमोरी टेक्निक याद रखोगे, WS का जो हार्ड डिस्क आता है 3S है, और क्या है बेटा, FD तो पता ही है, फिक्स डिपॉजिट। W वर्क स्टडी, वर्क स्टडी में कितनी बातें थी, 4। F ATM का हमने FTM कर दिया था। F से क्या था सर, बोलो, फैटिक स्टडी। T से टाइम स्टडी, M से मोशन स्टडी, M से क्या था, और मेथड स्टडी। S 3 है, एक S क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन था, एक S क्या था, साइंटिफिक सेटिंग टास्क था, एक S क्या था, साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग था। F से क्या था सर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और D से क्या था, डिफरेंशियल पीस रेट वाला। खत्म हो गया तुम्हारा ये वाला पॉइंट। थैंक यू सो मच कि आप जुड़े, और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारा डन हो। दोस्तों, ऐप में सारे ही लेक्चर्स आपको दिए हुए, जितना आप ज्यादा देखोगे उतना आपको समझेगा। अच्छा, इसमें और एक चीज मैं आपको बताऊं कैसे लिखना है। अगर आपने वर्क वाला लास्ट में लिखा तो भी चलेगा, पहले छोटे 5 पॉइंट कंप्लीट कर दो। तो यहीं पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।